राज्यसभा और लोकसभा का जो नाम है वो 1954 से अडॉप्ट किया गया है, लागू किया गया है। अन्यथा इसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहते हैं। सदन में चर्चा तर्कसंगत और तथ्यगत होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन तर्क और तथ्यों से परे व्यक्तिगत आक्षेप पर चर्चाएं होने लगती हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने के लिए उस व्यक्ति का लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है और जिसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाएगा उसे राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अगर सदन 4 से अधिक दिनों के लिए एडजर्न है, स्थगित है, तो उस टाइम पीरियड को भी काउंट नहीं करते 60 दिनों की गणना में। तो प्रत्येक दल का अध्यक्ष लोकसभा में जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर चुनकर आए हैं उनमें से किसी एक को व्हिप नियुक्त कर देता है। व्हिप एक तरीके का अनुशासक है, डिसिप्लिनेरियन है, यानी वह सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जाना जाता है। कैसे हैं आप लोग? संभव की इस श्रृंखला में हम लोग आज पार्लियामेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट के विषय में हम लोग बच्चों 2 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्लियामेंट का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, और इसके बाद फिर हम लोग पार्लियामेंट का फंक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, तो पार्ट 2। तो 2 पार्ट में हम लोग पार्लियामेंट को बांट करके पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट की, संसद की आर्टिकल 79 ये कहता है पार्लियामेंट। पार्ट 5 पार्लियामेंट के विषय में पार्ट 5 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 79 ये कहता है कि पार्लियामेंट के 3 अंग होंगे, 3 ऑर्गन होंगे पार्लियामेंट के। कौन कौन से अंग होंगे पार्लियामेंट के? पहला, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यसभा। और तीसरा, लोकसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में भी राज्यसभा कहते हैं, अन्यथा काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल, अन्यथा लोकसभा भी कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा का जो नाम है वो 1954 से अडॉप्ट किया गया है, लागू किया गया है। अन्यथा इसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग हैं। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता, लेकिन संसद का अंग होता है। राज्यसभा और लोकसभा ये 2 सदन होते हैं। दो हाउस कहते हैं, 2 सदन कहते हैं, 2 हाउस कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा लोगों से मिलकर बना हुआ सदन है, लोगों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना हुआ सदन है, इसलिए लोकप्रिय सदन है, पॉपुलर हाउस है। लोकसभा के चुनाव में हम लोग सीधे वोट करते हैं और एक एक सदस्य चुनते हैं, तो वे सदस्य हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और इस प्रकार हमारे प्रतिनिधियों की डायरेक्टली चुनी गई सभा है सॉरी। और जो उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। ये लोकप्रिय सदन है, लोगों की प्रतिनिधि सभा है, और राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, यानी यहाँ राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
और लोकसभा में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरीके से 2 सदनों वाली व्यवस्था, बाईकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था अपनाई गई है। राज्यसभा का गठन क्यों किया गया? एक ही सदन से काम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा का गठन कुछ विशेष कारणों से किया गया। पहली बात, हमने देश में संघीय प्रणाली अपनाई है। संघीय प्रणाली में संघ के स्तर पर, फेडरल सिस्टम में, यूनियन के लेवल पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन संघ के स्तर पर किया जा सके, इसलिए राज्यसभा का गठन किया गया। दूसरी बात, अगर एक सदन होगा तो बहुत जल्दीबाजी में कानून बन जाएंगे। 2 सदन होंगे तो सोच विचार कर कानून बनेंगे। तो इसलिए 2 सदनों की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। तीसरी बात, राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है और उसे राष्ट्रीय हित की व्याख्या करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जहां कहीं भी संविधान में राष्ट्रीय हित की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है, वहां यह जिम्मेदारी राज्यसभा को दी गई है। ऐसा क्यों किया गया? लोकसभा को क्यों नहीं दिया गया? लोकसभा को इसलिए नहीं दिया गया बच्चों, क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा चुनी गई सभा है। छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों से हम अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं। तो इन प्रतिनिधियों की एक प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे हितों का ध्यान रखना भी है। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय हित और लोगों के स्थानीय हित के बीच कभी विरोधाभास हो जाए, ऐसी संभावना जन्म ले सकती है। तो लोकसभा के चुने गए प्रतिनिधि तो अपने जनता के हितों की उपेक्षा के विषय में सोच नहीं सकते, क्योंकि फिर जनता उनके बारे में सोच लेगी, फिर वो अगली बार चुनकर नहीं आएंगे। तो ऐसे राष्ट्रीय हित की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखते हुए चिंतन करता है और कार्य करता है। तो राज्यों का हित और राष्ट्रीय हित की व्याख्या करने का दायित्व इसीलिए संविधान में राज्यसभा को ही दिया गया। जैसे आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन संसद ऑल इंडिया सर्विस तभी गठित कर सकती है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये कहे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तभी ऐसा कर सकती है। क्योंकि ये प्रावधान वर्तमान समय में चर्चा के केंद्र में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्विस, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, ये 3 तरीके की सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में की जा रही है। जब कोविड का दौर आया तो ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस की आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि जो जिलाधिकारी के नियंत्रण वाली व्यवस्था है वो फ्लॉप शो साबित हुई। हेल्थ के सेक्टर में हमारी स्थिति जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनसे भी गई गुजरी थी। हालांकि इस दौरान हमने इम्प्रूव किया है चीज़ों को, लेकिन वो प्रणाली ठीक नहीं है। जिलाधिकारी के नियंत्रण वाली प्रणाली, जिलाधिकारी के कार्यों को डाइल्यूट करना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए हेल्थ के सर्विस में ये सेक्टर होना चाहिए। एजुकेशन सर्विस महाकरप्ट सर्विसेज हैं। एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा करप्शन है। डीएम के बस की बात नहीं है कि वो इस करप्शन को रोक पाता। चाहा अगर उसने कोशिश की होती तो अब तक वो रोक सकता था, लेकिन उसने कोई एफर्ट नहीं किया इन सारी व्यवस्थाओं में करप्शन को रोकने के लिए। नतीजा ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ी सारी कमियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो उनके लिए एक अलग हेल्थ एजुकेशन सर्विस बनाई जा सकती है। जुडिशियल सर्विस, हम लोग जानते हैं कि एक जुडिशियल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है इस समय देश में। 5.25 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग हैं। 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। तो नए ऑल इंडिया सर्विसेज की गठन होना बहुत ज़रूरी है।
और ये ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तभी ऐसा किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय हित की व्याख्या करने का दायित्व राज्यसभा को दिया गया। इसके अतिरिक्त लोकसभा जनता की चुनी हुई सभा है, हम किसी को भी चुनकर भेज सकते हैं। वर्तमान लोकसभा में 46 से 47% के बीच 46 पॉइंट समथिंग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुनकर भेजे गए हैं और उनमें से लगभग 25% लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत हीनियस क्राइम, गंभीर आरोप हैं, रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। तो जनता किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को चुन रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। हम लोकसभा में 46% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को चुनकर भेज रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। इसका मतलब ये है कि हम कानून बनाने के लिए ऐसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं जो कानून तोड़ने के आदी हैं, हैबिचुअल हैं। ये तो बेहद चिंता का विषय है हमारे लिए और ये बेहद शर्म का विषय है हमारे लिए। लेकिन अब ठीक है, जनता जिसे चुन लेगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन मानी जाती है, जनता संप्रभु है, तो ठीक है भाई, जैसे जनता चुनना चाहे वैसे चुन सकती है। अकल के अंधों को चुन लिया, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को चुन लिया, तो अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कानून बनाने में तो फिर विशेषज्ञता आएगी नहीं। तो कानून बनाने में विशेषज्ञता लाई जा सके, इसके लिए राज्यसभा का गठन किया गया है और इसीलिए राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जिन्हें विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में ज्ञान हो, अनुभव हो, विशेष योग्यता रखते हो, उन्हें चयनित किया जा सकता है। और इस तरीके से हमने जिस राज्यसभा की कल्पना की, हमने राज्यसभा की एक विशेषज्ञ सदन के रूप में कल्पना की, जिससे कानून बनाने के कार्य में विशेषज्ञता भी लाई जा सके और संघीय स्तर पर राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित किया जा सके, राज्यों के हित भी सुनिश्चित किए जा सके। इस उद्देश्य के लिए राज्यसभा का गठन किया। राज्यसभा ने अपनी भूमिका, अपने गठन के अनुरूप अपनी भूमिका भी निभाई है। जैसे जब अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया जा रहा था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया जा रहा था, तो पहले विधेयक बना के पेश किया गया, तो राज्यसभा ने, लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो नहीं पारित हो पाया क्योंकि राज्यसभा के अपने कंसर्न थे और बाद में जब उसको एड्रेस किया गया तब वो पारित हुआ। तो ऐसे राज्यसभा ने समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कानूनों के निर्माण में। केवल 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी हमारे यहाँ स्वतंत्रता के समय, लेकिन आज हमारे यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद किया गया है। तो राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि राज्यसभा की भूमिका में हम लोगों ने विगत वर्षों में गिरावट भी देखी है। सदन में कार्यवाही में यदाकदा विघ्न उत्पन्न होता रहा है। सदन के सदस्यों का आचरण यदाकदा अशोभनीय रहा है, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। सदन में चर्चा तर्कसंगत और तथ्यगत होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन तर्क और तथ्यों से परे व्यक्तिगत आक्षेप पर चर्चाएं होने लगती हैं, राजनीतिक संकीर्णतावश चर्चा होने लगती है। तो इससे राष्ट्रीय हित और राज्य के हितों की उपेक्षा होना आसान हो जाता है। तो ये गिरावट राज्यसभा में हम लोगों ने विगत वर्षों में देखा है। इसके अलावा राज्यसभा अब लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधियों के सदन के रूप में भी उभरी है। जो लोग लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाते या जो लोकसभा के चुनाव हार गए, उनको राज्यसभा में चुनकर भेज दिया। राज्यसभा प्रायः सरकार के विरोध करने वाले सदन के रूप में प्रकट होने लगी है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने में सफल नहीं रहा है। जैसे ब्रिटेन का शैडो कैबिनेट है, उस तरीके से हमारे यहाँ विपक्ष पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करता। उसका नतीजा ये है कि विपक्ष
लोकसभा में सरकार को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वो राज्यसभा को भी सरकार के नियंत्रण का साधन बना लेता है और राज्यसभा में सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। जबकि राज्यसभा सरकार का विरोध करने वाला सदन नहीं है, ये लोकसभा है। राज्यसभा विशेषज्ञता के आधार पर चर्चा करने वाला सदन है। लेकिन राज्यसभा इस रूप में विगत वर्षों में प्रकट होने लगी है। ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिन प्रवृत्तियों ने राज्यसभा की भूमिका पर प्रहार किया है। इसलिए राज्यसभा की भूमिका को हमें सुधारना होगा, सुधार लाने होंगे और ये सुधार राजनीतिक सुधार लाए बिना नहीं किए जा सकते और राजनीतिक सुधार जनता के वोटिंग पैटर्न में सुधार लाए बिना नहीं किए जा सकते। तो जनमानस को जागरूक बनाना होगा और कठोर राजनीतिक सुधार करने होंगे, तभी ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है। फिलहाल देखते हैं कब ये परिवर्तन आता है। तो राज्यसभा का गठन हमारे लिए आवश्यक है। अब कैसे संसद के ये दोनों सदन बनाए जाते हैं और कैसे कार्य करते हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। 3 कॉलम बना लेते हैं इसकी संरचना को अध्ययन करने के लिए। एक कॉलम में लिख लेते हैं विशेषता, फीचर्स, अगले पेज से एफ लिखेंगे। दूसरे में लिख लेते हैं राज्यसभा, आरएस लिख देंगे। अगले में लिख देंगे लोकसभा, एलएस। कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं राज्यसभा और लोकसभा में? राज्यसभा में बच्चों 250 हो सकती है, लोकसभा में 550 हो सकती है। अधिकतम सीटें हो सकती हैं इतनी। वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं यहाँ पर? वर्तमान सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 सीटें निर्वाचित की जाती हैं और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। किन्हें, किन क्षेत्रों से? विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा। विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में वर्तमान समय में 543 सीटें हैं और ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं। इनका निर्वाचन होता है। जो लोकसभा में 550 सीटें हैं आज मैक्सिमम, ओरिजिनली नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 500 सीटों का प्रावधान था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गोवा पुनर्गठन अधिनियम, इन सब के माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई और वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 कर दी गई हैं। ये प्रावधान कर दिया गया है। जो सीटों का वितरण है, कहाँ किया गया है? राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है, ये संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है, 4th शेड्यूल में किया गया है, जनसंख्या के अनुपात में। अब जैसे अमेरिका में भी उच्च सदन है, सीनेट वहाँ का उच्च सदन है, लेकिन अमेरिका में जो सीनेट है, उच्च सदन है, वो राज्यों के समान प्रतिनिधित्व से बना हुआ है। 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 लोग चुनकर आते हैं और टोटल 100 सीटें हैं अमेरिका के सीनेट में। लेकिन भारत में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। तो अलग अलग राज्य से अलग अलग सदस्य चुनकर आते हैं। किस राज्य से कितने लोग चुनकर आएंगे, ये 4th शेड्यूल में मेंशन है। लोकसभा में जो सीटों का वितरण है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1950 में किया गया है। आरपीए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इस नाम से दो कानून हैं। आरपीए 1950 छोटा कानून है, आरपीए 1951 बड़ा कानून है। तो ये प्रावधान आरपीए 1950 में शामिल किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में शामिल किए गए हैं। अर्थात लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें चुनकर आएंगी वो इसी में वर्गीकृत किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान था कि लोकसभा में 2 अधिकतम एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगर उनका लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति मनोनीत करता था मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद अब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कैसे निर्वाचन होता है? फीचर यानी विशेषता, राज्यसभा, लोकसभा। निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से कौन निर्वाचन करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उनका निर्वाचन यहाँ पर किया जा सकता है, जिन्होंने भी 18 ईयर्स की आयु पूरी कर ली। तो इस तरीके से ये इलेक्शन किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का। कितने कार्यकाल के योग्यता क्या होती है निर्वाचन के लिए? योग्यता क्या होगी? राज्य दोनों के लिए भारत का नागरिक तो होना जरूरी है ही। भारत का नागरिक तो होना आवश्यक है ही। भारत का नागरिक होने के साथ साथ मिनिमम एज होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए और लोकसभा के लिए मिनिमम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। 30 साल और 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होगा? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन होने के नाते इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये परमानेंट है। कभी इसका विघटन ही नहीं होता, कभी भंग ही नहीं होती, क्योंकि परमानेंट हाउस है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है। ये आरपीए 1951 में बताया गया है और यह है मैक्सिमम 6 वर्ष प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर एक शर्त लगाता है। शर्त यह है कि हर दूसरे साल प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। किन सदस्यों को रिटायर किया जाता है? जिनका टर्म मैक्सिमम होता है, जिनका कार्यकाल अधिक होता है, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। कैसे चुनते हैं? तो आसान है।
जिनका कार्यकाल अधिक है उन्हें चुन लेते हैं। जब पहली राज्यसभा बनाई गई 1952 में और 2 साल बाद जब पहली बार रिटायरमेंट करना हुआ, तब समस्या थी। क्योंकि सभी का कार्यकाल समान था। तब पहली बार लॉटरी से चुना गया। जिन लोगों की लॉटरी निकली उन्हें रिटायर कर दिया गया। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लॉटरी निकलने वाले लोगों का नुकसान हो गया। हालाँकि दोबारा भी चुन लिए जाते हैं वे सदस्य और उनमें से लोग चुने भी जाते हैं, तो दोबारा भी निर्वाचन हो जाता है। लेकिन ये परंपरा अपनाई गई, ये व्यवस्था अपनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ये व्यवस्था इसलिए अपनाई गई, ये नियम इसलिए अपनाया गया जिससे कि राज्यसभा के सदस्यों में निरंतरता बनी रहे। लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष की काउंटिंग कब से करते हैं हम? जिस दिन से पहली बैठक होती है। प्रथम अधिवेशन की तिथि से। पहली बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है और इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा बनाई जाती है, क्योंकि संसद है हमारी और कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में। संसद ही कानून बनाती है, अच्छे-अच्छे कानून बनाती है। जैसे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, आरटीआई एक्ट बनाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, मीडिएशन एक्ट अभी बना 2023। तो बहुत सारे कानून बनाए हैं संसद ने और बड़े अच्छे-अच्छे कानून बनाए हैं हमारे देश में। लेकिन कुछ अच्छे कानून बनाने से वंचित भी रह गई है। जैसे पुलिस कानून बनाना चाहिए, 1861 का है, नहीं बना पाई। ब्रिटिश काल का कानून है, खत्म कर देना चाहिए था। पहली संसद के द्वारा ही करना चाहिए था ये काम। आज तक संसद नहीं कर सकी। तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ काम आवश्यक हैं, करना चाहिए था, नहीं किए जा सके। तो कार्यकाल, ये संसद की मूलभूत संरचना है, कैसे निर्मित की जाती है। अब जो संसद का कामकाज है, कैसे चलता है, तो उसके फंक्शनल पार्ट को तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन संसद का कामकाज चलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था अपनाई जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो संसद की बैठकों को चलाते हैं, संसद की बैठकों का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं। हालांकि प्रायः अनुशासन फेल होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस तरीके का कार्य करते हैं। जब भी संसद में कोई कार्य होता है, कार्य के दौरान सारी गतिविधियों का निर्धारण यही करते हैं। निर्णायक मत भी देते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मत तब कहते हैं जब किसी भी विषय पर वोटिंग हो रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो गए, तो पारित होगा नहीं होगा कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि वोट तो बराबर हो गए। तो स्पीकर जिसके फेवर में अपनी वोटिंग कर देगा, उसके फेवर में चला जाएगा। तो राज्यसभा में इसे सभापति कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। हालांकि ये पदेन होता है, यानी एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता। राज्यसभा का ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी संविधान उपराष्ट्रपति को सौंपता है, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। कि वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 64 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है और जब जब राज्यसभा की बैठकों में भाग लेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। अगर सभापति नहीं है
तो उपसभापति बैठकों का संचालन करेगा, डिप्टी चेयरमैन होगा जो बैठकों का संचालन करेगा। ठीक इसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर होगा, अध्यक्ष कहते हैं, और डिप्टी स्पीकर होगा इसकी अनुपस्थिति में काम करने के लिए, इसको हिंदी में उपाध्यक्ष कहते हैं। तो बच्चों ये दो पदाधिकारी हैं जिनको पीठासीन अधिकारी कहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा की गतिविधियों को चलाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। कैसे नियुक्ति की जाती है इनकी? नियुक्ति कैसे होगी? राज्यसभा की सभापति और उपसभापति, देखो सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है और ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो उपराष्ट्रपति कैसे नियुक्त होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उपराष्ट्रपति के बारे में कैसे निर्वाचित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग उपसभापति के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसभापति, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। इंग्लिश में लिखा गया है चूज करती है। इज चोजन बाय राज्यसभा, बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चूज किया जाता है। अब यहाँ हिंदी में तो चुनना शब्द है, चुनने का सीधा अर्थ हमारा निर्वाचन निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसे चूज किया जाएगा। चूज करने का मतलब क्या है कि राज्यसभा के सदस्य अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को उपसभापति चुन लेंगे। चूज करना पसंदगी के ही ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप कपड़े चूज करते हो, कोई सामान चूज करते हो तो अपनी पसंद का लेते हो, या और दो चार लोगों को मिला करके उनकी पसंद का लेते हो। तो चूज करने का मतलब है अपनी पसंद का व्यक्ति हो, यानी सहमति से। इसका मतलब है सबकी सहमति से उसको नियुक्त किया जाए। लेकिन अगर सहमति नहीं बन पाई तो, अगर सहमति नहीं बन पाई तब कोई बात नहीं, तब तो इलेक्शन होगा, तब तो इलेक्शन कराया जाएगा। चुनने का मतलब ये है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चूज करने की बात करता है। लोकसभा के लिए कहा गया, लोकसभा में दोनों होंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए प्रावधान किया जाएगा। कैसे होंगे दोनों? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर एवं अन्य एक को डिप्टी स्पीकर चूज करती है। चुनती है। इसका मतलब है कि लोकसभा ही अपने सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर चूज करेगी और किसी एक को डिप्टी स्पीकर चूज करेगी। इसका मतलब यह है बच्चों कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने के लिए उस व्यक्ति का लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, और जिसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाएगा उसे राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तों में पढ़ा है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है। अब कैसे स्पीकर को चुनने में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले।
फीचर है, राज्यसभा है, लोकसभा है। स्पीकर के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर पद त्याग नहीं करता, यानी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होगा, वो बना रहता है। नई लोकसभा के गठन से पहले तक वह पद पर रहेगा। स्पीकर नहीं पद त्याग करता, लोकसभा भंग होने पर स्पीकर बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा के गठन की घोषणा नहीं हो जाएगी इलेक्शन के बाद, तब तक स्पीकर अपना पद त्याग नहीं कर सकता, वो अपने पद पर रहेगा। पहली बात है। दूसरी बात, जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, यह परंपरा है कि एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर को, और ये अस्थायी समय का स्पीकर होता है, अस्थायी स्पीकर है ये। और दो मुख्य जिम्मेदारी इसको सौंपी जाती है। एक तो जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, नए चुने गए सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाना, झूठी सच्ची जैसी शपथ खाना चाहे अपनी मर्जी से शपथ दिलाई जाए, क्योंकि जरूरी है ना भाई, भारत की संप्रभुता की भारत की सुरक्षा की शपथ लेते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि सदन में शपथ लेने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाने के बजाय कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद और कोई न जाने कौन कौन से जिंदाबाद के नारे लगा देता है। तो बेहद चिंता है इस देश के लिए, क्या बताएं। ईश्वर इस देश को सुरक्षित रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। वरना तो बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, चिंता होती है कभी कभी। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और नए स्पीकर का चुनाव कराया जाता है। नए स्पीकर का चुनाव कराया जाता है कि नया स्पीकर चुना जाएगा। जैसे ही चूंकि जिस दल का बहुमत होता है वही दल सरकार बनाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा में उसी का बहुमत है, तो वह जिसका नाम प्रपोज करेगा वही स्पीकर बनेगा। तो विपक्ष प्रायः अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि स्पीकर को पता है लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बहुमत उसके पास होता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी स्पीकर अपनी अहमियत, कभी कभी विपक्ष अपनी अहमियत दिखाने के लिए अनावश्यक प्रत्याशी घोषित कर देता है। मैं अनावश्यक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा कहती है चूज कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अपनी पसंद का व्यक्ति चूज कर लो। तो अगर विपक्ष नहीं पसंद करता तो विपक्ष विरोध जताने के लिए प्रत्याशी खड़ा कर देता है। उसे पता है कि हारना तो 100% गारंटी है, लेकिन वो विपक्ष के विरोध का अपना एक तरीका है कि वो स्पीकर के नाम पर सहमत नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। स्पीकर के नाम पर सहमति दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे स्पीकर की गरिमा भी बनी रहेगी और स्पीकर को विपक्ष का भी विश्वास प्राप्त रहेगा और सत्ता पक्ष का तो रहता ही है। लेकिन विपक्ष इस तरीके की एक्टिविटीज़ करके प्रारंभ से ही स्पीकर के प्रति अपनी दुर्भावना प्रदर्शित कर देता है। संविधान इसीलिए चुनाव की बात नहीं करता। संविधान कहता है सर्वसम्मत से चुन लिया जाए, चूज कर लिया जाए। इसीलिए ब्रिटेन में स्पीकर के लिए परंपरा है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ब्रिटेन में जो व्यक्ति स्पीकर बनता है वो स्पीकर बनने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। स्पीकर चुने जाने के बाद ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति
अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, जिससे वह निर्दलीय भावना से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। निर्दलीय और निष्पक्ष भावना से हमारे यहाँ केवल नीलम संजीव रेड्डी जी जब बने थे स्पीकर, तब उन्होंने इस परंपरा का पालन किया था, अन्यथा हमारे यहाँ ये परंपरा पालन होती नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन में यह भी परंपरा है कि एक बार अगर कोई स्पीकर बन जाता है, तो कार्यकाल खत्म होने के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है, तो कोई भी दल उसके प्रतिपक्ष में, उसके विरोध में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। इसका मतलब है वो चुन कर आएगा तो वही स्पीकर बनेगा। लेकिन ब्रिटेन में स्वस्थ परंपराएँ हैं, परंपराओं का स्वस्थ निर्वाह है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होता। हमारे यहाँ अगर ये परंपरा अपना ली जाए, तो चूँकि राजनीतिक दलों में वंशवाद, परिवारवाद, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये सब बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई न कोई राजनीतिक दल तो पट्टा करा लेगा अपने नाम। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर को भारत में अपनाने की ज़रूरत है, अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सुधार करना बेहद आवश्यक है। तभी ये प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगा। तो ब्रिटेन की तो परंपरा और भी समृद्ध है, और भी स्वस्थ परंपराएँ हैं, लेकिन हमें उन परंपराओं को एडॉप्ट तो करना ही चाहिए, जिससे स्पीकर के पद को हम और गरिमामयी बनाए रख सकें, क्योंकि स्पीकर सदन का केवल पीठासीन अधिकारी नहीं है, बल्कि वह सदन की गरिमा का प्रतिनिधित्व भी करता है। सदन की गरिमा का प्रतिनिधित्व भी करता है, सदन के सम्मान का प्रतीक भी होता है। तो सभी का विश्वास बना रहे स्पीकर में, और स्पीकर इसके प्रतिफल में निष्पक्ष और निर्दलीय भावना से कार्य करता रहे, यह बेहद आवश्यक है। तो एनीवे इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, राज्यसभा की भूमिका की समीक्षा, ये सब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मेन में भी पूछे गए हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, नए स्पीकर का चुनाव कराता है। जैसे नया स्पीकर चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर अपना कार्य करना बंद कर देता है, और फिर स्पीकर अपना पदभार ग्रहण कर लेता है, वो कार्य करना शुरू कर देता है। कैसे बच्चों इन्हें पद से हटाया जाता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टीचर, राज्यसभा है, लोकसभा, कैसे इन्हें पद से हटाया जाएगा? तो पद मुक्ति के तरीके क्या-क्या हैं? सबसे पहला तरीका है त्यागपत्र। त्यागपत्र है सबसे पहला तरीका। पदमुक्ति के तरीके हैं, 3 हैं तरीके। पदमुक्त पदमुक्ति के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है त्यागपत्र। तो उपसभापति अपना त्यागपत्र हमेशा सभापति को सौंपेगा, सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। इसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा, और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को संबोधित कर सौंप सकता है। एक तरीका तो त्यागपत्र हो गया। दूसरा तरीका होता है पदमुक्ति का, जब वे सदन के सदस्य न रह जाएं। जब वह राज्यसभा का सदस्य न रह जाए, जब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य न रह जाए, किसी भी कारण से त्यागपत्र दे दे, या फिर 1/3 कैटेगरी में आ जाए, हट जाए, दोबारा न चुनकर आ पाए, तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जब वे लोकसभा के सदस्य न रह जाएं, जब वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, तो इस पद पर भी नहीं रहेंगे। और तीसरी बात है हटाया जाना। इन्हें हटाया भी जा सकता है पद से। उपसभापति को कैसे हटाएंगे? क्योंकि सभापति तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो बेसिकली उपराष्ट्रपति होता है। तो उपसभापति को कैसे पद से हटाया जाएगा? उपसभापति को पद से हटाने का प्रावधान है, राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा ही पद से हटाएगी। मिनिमम 14 डेज की नोटिस दी जाएगी, 14 दिन की नोटिस दी जाती है।
और नोटिस के बाद राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा था तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था। तत्कालीन सदस्य कैसे निकाले जाते हैं? जितने राज्यसभा की सीटें हैं उनमें जितनी सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं, उनको माइनस कर देते हैं, जितने सदस्य बचे उनके आधे से एक ज़्यादा, उसी को तत्कालीन सदस्यों का बहुमत कहते हैं। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ अपनाया जाता है। लोकसभा में 14 डेज की नोटिस दी जाएगी, 14 डेज की नोटिस दी जाएगी। 14 दिन की नोटिस देने का मतलब है कि जिस दिन नोटिस देंगे उसके 14 दिन बाद हटाने की कार्यवाही शुरू करेंगे। और लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब जब हटाने का प्रस्ताव इनके लिए विचाराधीन होगा तो पहली बात यह है कि जब इन सभी को, तीनों को, जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो ये चर्चा में भाग ले सकेंगे, और विचार प्रकट कर सकेंगे। इन्हें अपनी बात कहने का हक होगा, क्योंकि हटाया जा रहा है, मुझे भी सुनो, मेरी बात सुने बिना मुझे मत हटाओ। किंतु ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब हटाने का प्रस्ताव, जब इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, जब इनके हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जिसके हटाने का प्रस्ताव होगा वो अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी बात, ये प्रथमतः मत दे सकेंगे, किंतु निर्णायक मत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि देखो, हमने यहां पढ़ा था कि पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सदन का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, सब कुछ इन पर डिपेंड होता है। और निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब यह है जब दोनों पक्षों के वोट बराबर हो जाएं तो ये जिधर अपना वोट दे देंगे उधर के पक्ष में फैसला हो जाएगा, तो ये कास्टिंग वोट देते हैं। लेकिन जब इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो ये कास्टिंग वोट नहीं दे सकते, ये निर्णायक मत नहीं दे सकते। शुरुआत में वोट दे सकते हैं, प्रथमतः वोट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य दशाओं में ये प्रथमतः वोट नहीं कर सकते, कास्टिंग वोट कर सकते हैं। लिखा है हमने, सामान्य दशाओं में ये कास्टिंग वोट का राइट है, प्रथमतः वोट नहीं कर सकते, प्रथमतः वोट नहीं कर सकते। लेकिन जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ठीक उल्टा हो जाएगा, प्रथमतः वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया जाता है। अब सदन में जब इनके लिए कार्य संचालन किया जाता है तो कैसे फीचर, राज्यसभा, लोकसभा, जब मान लो ये किसी भी रीजन से इनका पद रिक्त हो गया, दोनों नहीं है, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि कौन राज्यसभा का सभापतित्व करेगा और कौन लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर एब्सेंट है, अगर अनुपस्थित है, पद रिक्त नहीं है, एक तो होता है पद खाली होना, पद खाली नहीं है, पद पर है, आए नहीं है,
बैठकों में भाग लेने, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तब राज्यसभा में 6 लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है और उन 6 में से कोई भी एक जो उपस्थित होगा वो बैठकों की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा में अध्यक्ष 10 लोगों की लिस्ट तैयार करता है और उन 10 लोगों में से जो भी उपस्थित होगा वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोनों को राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों को सहायता देने के लिए सदन में एक सचिवालय बनाया जाता है। लोकसभा का सचिवालय अलग है, राज्यसभा का सचिवालय अलग है। इस सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख है इसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो महासचिव कहलाता है, जनरल सेक्रेटरी कहलाता है, महासचिव कहलाता है। ये सदन को और पीठासीन अधिकारी को सहायता प्रदान करता है कार्यों के संपादन में। राज्यसभा में जो इसकी नियुक्ति है वो सभापति करता है और लोकसभा में महासचिव की जो नियुक्ति है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति का मतलब होता है कि कोरम, गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या जो पूरी न हो तो कार्यवाही रोक दी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं और ये 1/10 होता है, 1/10 सदन की संख्या का। यानी अगर हम लोग लोकसभा में देखें तो 543 है, तो 543 का 1/10 54 हो गया। राज्यसभा में 245 है तो इसका 1/10 25 हो गया। हाफ काउंट नहीं होता, पूर्णांक लेते हैं। तो इस तरीके से गणपूर्ति भी कैलकुलेट किया जाता है। विपक्षी दल होता है। विपक्षी दल उसे कहते हैं जिसे सदन की न्यूनतम 1/10 सीट मिली हो। जैसे लोकसभा में जो विपक्षी दल होगा उसे विपक्षी दल की संज्ञा तभी देंगे जब उसे लोकसभा की कम से कम 1/10 सीटें मिली हों, 54 सीटें मिली हों, तभी उसे विपक्षी दल कहेंगे। और इस दल के नेता को, इसका जो नेता है उसे हम विपक्ष का नेता कहेंगे। पहली बार 1969 में विपक्ष के नेता को अस्तित्व में लाया गया, एक औपचारिक दर्जा दिया गया और 1977 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया और इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक दे दिया गया। कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक दे दिया गया। तो इस तरीके से चेंजेस आए हैं इसमें। अब इसकी संरचना में कुछ महत्वपूर्ण बातें और होती हैं जो सदन के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सदन के सदस्यों की स्थानों में रिक्ति है, कैसे रिक्तियां हो सकती हैं सदन के सदस्यों में। रिक्ति कैसे कैसे हो सकती है। आर्टिकल 101 पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहता है तो कैसे वो एक सदन का सदस्य रहे, इसके लिए संसद कानून बनाती है।
और संसद ने कानून बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और आरपीए 1951 में यह व्यवस्था की गई है कि 10 दिन के भीतर सूचना देनी होती है, अन्यथा एक सदन की, राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे एक सीट का विकल्प चुनना होता है, अन्यथा दोनों स्थान रिक्त हो जाते हैं। अगर एक सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाए, तो पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। तो इस तरीके का नियम बनाया गया है संसद के लिए। आर्टिकल 101 ये भी कहता है कि कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुन लिया गया है, तो राष्ट्रपति नियम बनाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ संसद कानून नहीं बनाएगी, यहाँ संसद कानून नहीं बनाएगी, राष्ट्रपति नियम बनाएगा और नियम बनाकर यह तय करेगा कि वह किस सदन का सदस्य रहे। तो इसके लिए राष्ट्रपति ने प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 बनाया है और इसके लिए प्रावधान किए हैं। वह 14 दिन के भीतर समय सीमा दी गई है। एक तो हो गया दोहरी सदस्यता के आधार पर, दूसरा हो गया त्यागपत्र पीठासीन अधिकारी को दे सकते हैं। कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र अपने पीठासीन अधिकारी को दे सकता है। इसका मतलब है लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और राज्यसभा का कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। त्यागपत्र को स्वीकार करना, रेजिग्नेशन को स्वीकार करना इनके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो रिजाइन कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। तीसरी बात है अनुपस्थिति के द्वारा, एब्सेंट है। अगर संसद का कोई भी सदस्य सदन को सूचना दिए बिना सदन की कार्यवाहियों से लगातार 60 दिनों तक 60 डेज लगातार 60 दिनों तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन 60 दिन तक तो आप कहोगे सदन ही नहीं चलता, तो 60 दिन का मतलब है सदन की कार्यवाहियां जब जब चले, और इसीलिए इस 60 दिनों की गणना में उस अवधि को काउंट नहीं किया जाता जिसके दौरान सदन का सत्रावसान रहता है, उस अवधि को काउंट नहीं करते। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर सदन 4 से अधिक दिनों के लिए एडजर्न है, स्थगित है, तो उस टाइम पीरियड को भी काउंट नहीं करते, नहीं गिनते 60 दिनों की गणना में, कैलकुलेशन में। अब तो क्लियर हो जाएगा 60 दिन। तो अगर लगातार 60 दिनों तक बिना सदन को सूचना दिए हुए वह अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और चौथी बात, अयोग्यता के आधार पर, आर्टिकल 102 जब सदन के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जब सदन के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। तो ये 4 तरीके हैं जिन 4 तरीकों से संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती। तो अयोग्यता कैसे समाप्त होगी? हम लोग आर्टिकल 102 अयोग्यता के आधार, अयोग्यता के आधार, पहला आधार है जब वह लाभ के पद पर हो। दूसरा आधार है
विकृत विकृत चित्त हो। तीसरा आधार है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दिवालिया घोषित हो। तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, इनको लिख लेते हैं सारे आधार, या चलो पहले एक एक करके एक्सप्लेन कर ही देते हैं, फिर चौथा लिखते हैं। लिख देते हैं, भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक ना हो, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। भारत का नागरिक ना हो या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा अयोग्य घोषित हो। और छठी बात, दल बदल का दोषी हो। इतने ग्राउंड हैं, इतने आधारों पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 102 के अंतर्गत। कौन करेगा? आर्टिकल 103 ये कहता है कि जो अयोग्यता की घोषणा है, अयोग्यता की घोषणा है वो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन का परामर्श लेगा। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से अयोग्य घोषित कर सकेगा, दल बदल को छोड़कर। दल बदल को छोड़कर, दल बदल के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति घोषित नहीं करता। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारियों को है। लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा, विधानसभा में इसी तरीके से स्पीकर, विधान परिषद में, तो वो अधिकार स्पीकर को है। दल बदल को छोड़कर बाकी जो 5 आधार हैं, उन आधारों पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से अयोग्य घोषित करता है। अब क्या है ये आधार, समझो। पहला है लाभ के पद पर हो, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटेन में इसलिए जन्मा जिससे कि राजा, वहां का क्राउन, वहां की पार्लियामेंट के किसी सदस्य को यहां पर अपने अधीन कोई पद ना दे सके। क्योंकि यदि किंग पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य को अपने सरकार के अधीन कोई पद दे देगा, तो पार्लियामेंट के सदस्य को किंग की आलोचना करने से, सरकार की आलोचना करने से रोक देगा। क्योंकि मान लो अगर संसद का कोई भी सदस्य राजा की आलोचना कर रहा है, खूब शोर मचा रहा है, तो राजा बुलाएगा उसे, अच्छा आओ भाई, मैंने सोचा है तुम्हारे लिए अच्छा सा एक पद रखा है, सरकारी पद है, ले लो। उसको सरकारी पद मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, बढ़िया सुविधाएं मिल गई, तो अब क्या वो राजा की आलोचना करेगा? नहीं करेगा। मुखर आलोचना तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ब्रिटेन में ऐसा न हो सके, इसके लिए यह व्यवस्था लाभ के पद की शुरू की गई। इसका मतलब यह है कि लाभ का पद कार्यपालिका और विधायिका के बीच अलगाव बना रहे, इसके लिए है। कार्यपालिका
विधायिका को अपने फेवर में प्रभावित न कर सके, इसके लिए है। हमने देखा कि ये आदमी बहुत उछलता है संसद में सरकार के खिलाफ, बुलाया उसको, एक सरकारी पद दे दिया, शांत हो गया वो। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि संसद के सदस्यों के द्वारा सरकार की आलोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसद सरकार पर नियंत्रण रखने का बेहतर साधन है। इसलिए जितने भी सरकारी पद होते हैं, उन सारे सरकारी पदों को या सरकार के अधीन आने वाले पदों को, क्योंकि सरकार के अधीन बहुत सारे पद होते हैं जो सीधे सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं होते कभी कभी, तो उन सब को लाभ का पद माना जाए, जिससे संसद सदस्यों को ऐसे पदों पर बैठने से रोका जाए। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक पद के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात, संसद के सदस्यों के ऊपर एक सबसे बड़ा भार होता है अपने क्षेत्र के जनता के हितों का ध्यान रखना। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये वही जिम्मेदारी निभा ले जाए, बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई दूसरा सरकारी पद इन्हें दे दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही नहीं निभा पाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लाभ के पद की संकल्पना को डिजाइन किया गया, जिससे संसद सदस्यों को सरकारी पद ना दिए जा सके या सरकार के अधीन पद ना दिए जा सके, और किसी भी एक व्यक्ति को एक से अधिक पदों पर आसीन होने से रोका जा सके। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। इसीलिए लिखा गया कि लाभ के पद पर अगर होंगे तो अयोग्य हो जाएंगे। अयोग्यता के आधार है, अयोग्यता के आधार है, लाभ के पद पर हो तो ऐसे ही पदों को लाभ का पद माना जाएगा। जो सरकार के अधीन पद होंगे, सरकारी पद होंगे, उन्हें लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ ये संकल्पना विवादित हो गई। विवादित इसलिए हो गई क्योंकि पहली ही सरकार ने 1959 में कानून बनाया और कानून बना करके लाभ के पद का दुरुपयोग शुरू कर दिया। यह बेहद चिंताजनक स्थिति थी। लाभ के पद का दुरुपयोग कैसे शुरू कर दिया गया? 1959 में कानून बनाया गया, पार्लियामेंट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कानून बनाया गया और उनमें कुछ पदों को शामिल कर दिया गया जिन पर संसद सदस्यों को आसीन किया जा सकता था, नियुक्त किया जा सकता था, और उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो एक चोरी का रास्ता निकाल लिया संसद ने, चोरी करने का रास्ता निकाल लिया, इस संकल्पना के दुरुपयोग का रास्ता निकाल लिया इस कानून के माध्यम से, यानी कानूनी दर्जा भी दे दिया, चोरी करने को कानूनी दर्जा, कानूनी जामा पहना दिया। 1959 की बात है। अब लोगों को मौका मिल गया चोरी करने का और ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि बार बार इस कानून को संशोधित किया गया और संशोधित करके इसमें ऐसे सरकारी पदों की संख्या बढ़ाते गए जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ऐसे सरकारी पदों की संख्या बढ़ाते चले गए, लिखते चले गए, बार बार संशोधन करके, जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसका दुष्परिणाम यह है बच्चों कि संसद के सदस्य उन पदों पर बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता, और एक तरीके से संसद के सदस्य भी रहते हैं और एक सरकारी पद भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति बेहद दूषित है, बेहद नकारात्मक है। इसलिए 1959 के इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। इस कानून का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, कोई उपयोगिता नहीं है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र को नष्ट करने वाला कानून है, इसलिए ये कानून अनुपयोगी है। लेकिन ख़त्म करने के बजाय हमने तो बार बार संशोधन करके ऐसे पदों की संख्या बढ़ाई है इसमें। ये चिंता का विषय, ये गलत बात है। अगर ये पदों पर संसद सदस्यों को आसीन नहीं किया जाएगा तो हम ये पद किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, सामान्य लोगों को दे सकते हैं। इन पदों के साथ भी न्याय होगा। संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ तो न्याय कर नहीं पाते, वहां तो जाते नहीं है। चुनाव के दौरान ही दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद तो दिखाई नहीं पड़ते। तो वहां की तो भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, और एक सरकारी पद भी लेकर बैठे हैं, उसके साथ भी न्याय नहीं कर पाते।
ये प्रवृत्ति दूषित है। इसलिए भारत में लाभ का पद विवादों में रहा है। लाभ का पद विवादों में रहा है। लाभ का पद कहते किसे हैं? कहीं डिफाइंड नहीं है। लाभ का पद घोषित कौन करेगा? संसद करेगी। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो न्यायालय मामले का समाधान करता है। न्यायालय ने कुछ क्राइटेरिया बता रखे हैं किस आधार पर हम किसी पद को लाभ का पद मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो भी बड़ा ही अस्पष्ट सा क्राइटेरिया है जो न्यायालय ने घोषित किया है। विकृत चित्त हो, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दिवालिया घोषित हो जाए अगर कोई व्यक्ति, दिवाली मनाने लायक ना रहे। दिवालिया घोषित होने का मतलब है कि अगर व्यक्ति अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने में, यानी जो उसकी डेट लायबिलिटीज़ हैं, ऋण संबंधी उसकी जो बाध्यकारिताएँ हैं, वो उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होता, तो उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। तो अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया किसी को, तो वो संसद सदस्य के अयोग्य हो जाएगा। भारत का नागरिक ना हो, यानी जब चुना गया तब तो भारत का नागरिक था ही, क्योंकि यही योग्यता है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भारत की नागरिकता उसने त्याग दी अचानक, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली उसने, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, या किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है, भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपना लगाव प्रदर्शित करता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा अयोग्य घोषित हो। यह प्रावधान कहता है कि संसद कानून बना सकती है और कानून बना करके अयोग्यता के आधारों की घोषणा कर सकती है। तो संसद ने आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया है। हमने बताया इस नाम से दो कानून हैं, 1950 के और 1951 के। 1950 में मतदाता सूची, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। मतदाता सूची आजकल चर्चा में है एसआईआर की वजह से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से। तो ये सारे कार्य 1950 के कानून से होते हैं। बाकी पूरा निर्वाचन गवर्न होता है 1951 के कानून से। तो संसद सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता आदि सब इसी से गवर्न होती है। तो संसद ने 1951 में कानून बनाकर इसमें अयोग्यता के प्रावधान लिख दिए। 2-3 जो महत्वपूर्ण और पॉपुलर प्रावधान हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को, संसद के किसी सदस्य को न्यायालय ने किसी मामले में न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास की सजा दी है, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती, कर दी जाएगी और उसे निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कितने समय के लिए? जितने साल की सजा दी गई है, सजा पूरी करने के बाद जब वह बाहर आएगा, जिस तारीख को वह जेल से मुक्त होगा, उस तारीख से लेकर के 6 वर्ष तक, उस तारीख से लेकर के 6 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद लड़ सकता है वो चुनाव। तो संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा इस तरीके से संसद ने कानून बना के प्रावधान कर दिया। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्णय दिया था, फिर संसद ने इसे शामिल किया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन संबंधी अपराध का दोषी हो, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी हो, भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अपराध को करने या सामाजिक अपराध को उकसाने का दोषी हो, सामाजिक अपराध जैसे दहेज हो गया, छुआछूत, अस्पृश्यता हो गई, तो इस प्रकार के अपराध को करने या उसको उकसाने का दोषी हो, अगर किसी निगम में जिसमें सरकार की न्यूनतम 25% हिस्सेदारी है, वह उसमें कोई हित रखता है या उसका सदस्य है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसी तरीके से कानून में प्रावधान किए गए हैं इत्यादि आरपीए 1951 में, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है इन आधारों। और अगला आधार है दल बदल। तो इन 5 आधारों पर तो राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करेगा, दल बदल अलग है। दल बदल पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा
संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने के प्रावधान किए गए। अब यहाँ जो दल बदल के प्रावधान हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो किसी भी सदन के सदस्य चुने गए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद उनके लिए है। जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, वो कहीं भी आए जाएं, उनके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होते। ये प्रावधान बच्चों केवल उन सदस्यों के ऊपर, उन राजनेताओं के ऊपर लागू होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और या नहीं भी हैं तो सदन में चुन कर आए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यहाँ चुन कर आए हैं, उन्हीं पर ये प्रावधान लागू होते हैं। क्यों बनाई गई ये व्यवस्था? वैसे तो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमें अधिकार होना चाहिए कि हम किसी भी दल का समर्थन करें, संसद में बैठ करके हम किसी भी विचार का समर्थन करें, हमें रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन दल बदल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। हर चीज़ का दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पढ़ा हम लोगों ने लाभ के पद का दुरुपयोग, इसका भी दुरुपयोग शुरू कर दिया। दल बदल का भी दुरुपयोग होने लगा। दल बदल का दुरुपयोग सरकारें बनाने और सरकारें गिराने के लिए किया जाने लगा। ब्रीफकेस कल्चर यानी करप्शन कल्चर डेवलप हो गया। पैसे लेकर के सरकार बनाओ, पैसे लेकर के सरकार गिराओ, पाला बदल करके, पार्टी बदल करके। इसने हमारे देश में सरकारों में अस्थिरता पैदा कर दी। राजनीति में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जैसी बुराइयों को बढ़ावा दिया। बार बार चुनाव होने लगा, इससे देश का चुनावी खर्च बढ़ गया। तो इन बुराइयों के चलते यह निर्णय लिया गया कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। क्या प्रावधान किए गए दल बदल के बारे में? कब किसी व्यक्ति को, कब किसी सदस्य को दल बदल का दोषी माना जाएगा? पहली बात, जब कोई भी सदस्य जिस राजनीतिक दल, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सीट से चुनाव जीतकर आया है, किसी न किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेगा, जीत कर आएगा। तो जब कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर आया है, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता उसे मिली है और उस दल की सीट से वो चुनाव जीत कर आया है और चुनाव जीतने के बाद वह राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। जिसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा उसकी संसद सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, तुरंत समाप्त हो जाएगी। वैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करके त्यागपत्र देके कहीं भी आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की सीट से कोई भी व्यक्ति चुनकर संसद में आया है और चुने जाने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सीट से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, तो संसद की सदस्यता भी चली जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाते, अकेले चुनाव लड़ लेते हैं, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में कि लोग उन्हें वोट करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है और निर्दलीय चुने जाने के बाद वह किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है, तो भी उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये तो चुने गए सदस्यों के बारे में प्रावधान है। लेकिन राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो जिस व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, यानी मनोनीत सदस्यों के बारे में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, मनोनयन की तारीख से, यानी शपथ ग्रहण की तारीख को मनोनयन की तारीख मानते हैं, तो उस तारीख से लेकर 6 महीने तक उसके पास स्वतंत्रता है कि वो किसी भी दल की सदस्यता को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अगर वह किसी दल की सदस्यता ज्वाइन करता है, तो इसे दल बदल का दोषी माना जाएगा, बाद ज्वाइन करेगा। और चौथी बात, अगर कोई भी सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है,
और व्हिप के उल्लंघन के आरोप का दोषी है और दल के अध्यक्ष ने उसे 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया है, तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये क्या होता है? व्हिप क्या होता है? व्हिप राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना व्हिप नियुक्त करती है किसी सदस्य को, जैसे लोकसभा में बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, इत्यादि तमाम दलों के सदस्य चुनकर आए हैं। तो प्रत्येक दल का अध्यक्ष लोकसभा में जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर चुनकर आए हैं, उनमें से किसी एक को व्हिप नियुक्त कर देता है। व्हिप एक तरीके का अनुशासक है, अनुशासक डिसिप्लिनेरियन है, यानी वह सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जाना जाता है अपने दल के सदस्यों के बीच। तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना व्हिप अपॉइंट करती है और इसकी सूचना स्पीकर को दे देती है। लोकसभा में सभापति को दे देगी, राज्यसभा में। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप है, यानी ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का पद है जो अनुशासन का काम करेगा सदन में। कैसा अनुशासन? दल का अध्यक्ष निर्देश जारी करता है सदस्यों के लिए कि आज सदन में जरूर उपस्थित होना है, या आज सदन का बायकॉट करना है, नहीं आना है, या आज सदन में आना है, जरूर आना है और चर्चा में भाग लेना है और इसके पक्ष में बोलना है या इसके विपक्ष में बोलना है। आज सदन में जरूर रहना है और वोटिंग में भाग नहीं लेना है, या वोटिंग में भाग लेना है तो किसके पक्ष में वोटिंग करनी है। यही सब निर्देश आते हैं। तो जितने निर्देश आते हैं उसको जैसे 1 लाइन व्हिप कहते हैं, एक निर्देश, 2 आ गए तो 2 लाइन व्हिप कहते हैं, उसी को व्हिप कहते हैं। व्हिप नियुक्त करते हैं, लेकिन बोलचाल में कहते हैं व्हिप जारी किया गया है, जारी किया गया। जब दल का अध्यक्ष अपने दल के सदस्यों के लिए सदन के भीतर आचरण करने के लिए कोई निर्देश देता है तो उसको राजनीतिक शब्दावली में कहते हैं व्हिप जारी किया गया है। तो जो व्हिप जारी किया गया, यानी दल के अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश दिए, यह व्हिप यानी राजनीतिक दल का व्यक्ति, अनुशासक, यह देखता है कि सदन के सदस्य उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो सदस्य अपालन करता है यानी उसका पालन नहीं करता है, इसकी सूचना व्हिप तत्काल अपने दल के अध्यक्ष को देता है। दल के अध्यक्ष के द्वारा अगर 15 दिन के भीतर उस दल के सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उसे दल की सदस्यता से निकाल दिया जाता है, तो उसकी संसद सदस्यता भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगी, व्हिप के उल्लंघन के आधार पर। अगर वह सदस्यता, अगर वह कार्यवाही नहीं करता, माफ कर देता है, तो कोई बात नहीं। तो व्हिप के उल्लंघन के आधार पर भी सदस्यता चली जा सकती है, दल बदल का दोषी माना जाएगा। तो ये दल बदल किन आधारों पर सदस्यों को घोषित किया जाएगा, ये प्रावधान है। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं। इसके 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि यदि स्पीकर निर्दलीय और निष्पक्ष भावना से कार्य करने के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद अपने दल की सदस्यता त्याग देता है, जिस दल से वह चुनकर आया है, तो उसे दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर को अपनाने के लिए ही यह व्यवस्था की गई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमने आपको बताया केवल नीलम संजीव रेड्डी जब स्पीकर बने थे तो उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि जो व्यक्ति सदन में चुनकर आया है, जिस दल की सीट से आया है, अगर उस दल की सदस्यता त्यागेगा तो संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन स्पीकर को इससे बाहर रखा गया है, जिससे वह निर्दलीय और निष्पक्ष भावना से कार्य कर सके, करना चाहिए। करता नहीं है, वो बात अलग है। और दूसरा प्रावधान है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में विलय हो जाए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में विलय हो जाए,
और उस विलय को 2/3 सदस्य समर्थन कर दें तो उसे दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने भी महाराष्ट्र में देखा होगा कि शिवसेना 2 भागों में टूटी और शिंदे के फेवर में जो ओरिजिनल शिवसेना थी वहाँ से 2/3 से ज़्यादा सदस्य चले गए। उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो इसे दल बदल नहीं माना गया, यानी 2/3 लोग अलग हो जाएं तो वो दल बदल नहीं माना जाता। तो इस कारणवश दल बदल की गुंजाइश अभी भी बनी रहती है। इसीलिए ये डिमांड की जाती है कि दल बदल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है। और या ये भी तर्क दिया जाता है कि पीठासीन अधिकारियों से निर्णय लेने का अधिकार ले लिया जाए और निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दिया जाए, जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय ले, जैसे बाकी के बारे में प्रावधान है। स्पीकर के निर्णय बड़े विवादास्पद रहे हैं यहाँ पर, और स्पीकर ने बहुत समय लिया है निर्णय लेने में। ओरिजिनली जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, स्पीकर का निर्णय बाध्यकारी होगा और स्पीकर के निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे स्पीकर ने मनमानापन शुरू कर दिया। राजनीतिक दोषों से ग्रसित स्पीकर निष्पक्ष निर्णय नहीं लेते थे और नतीजा यह था कि स्पीकर की भूमिका पर ही सवालिया निशान लगने लगे। इसलिए किहोतो हालोहान बनाम जाचिल्हू के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरीके से काम करता है, यानी न्याय जैसा कार्य करता है जब वह दलबदल के संबंध में निर्णय लेता है। जब वह दलबदल के संबंध में निर्णय लेता है तो वह एक न्याय जैसा कार्य करता है, इसलिए वह ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है। इसलिए न्यायालय स्पीकर के निर्णय की समीक्षा कर सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब दलबदल संबंधी प्रावधानों का स्पीकर के द्वारा किया जाने वाला दुरुपयोग लगभग समाप्त हुआ है, या यूं कहें कि इस पर अंकुश लगा है, वरना तो स्पीकर खूब मिसयूज करते थे। तो ये प्रावधान हो गया दलबदल अयोग्यता के आधार। अब इसी संरचनात्मक पार्ट में एक प्रावधान है संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? संसदीय विशेषाधिकार का आशय है कि संसद के सदस्यों को और संसद को स्वयं, यानी संसद के सदनों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जिससे वे अपनी भूमिका को उचित तरीके से निर्वाह कर सके, चला सके। तो अपनी भूमिका को उचित तरीके से चला सके, निर्वाह कर सके, इसलिए संसद के सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। कहाँ दिए गए हैं? अधिकार का स्रोत क्या है? कहीं एक जगह वर्णित नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। भारतीय संविधान में दिए गए हैं, आर्टिकल 105 में, और इसी तरीके से जो राज्य विधानमंडल के लिए दिए गए हैं वो आर्टिकल 194 में दिए गए हैं। सेम है, कॉपी पेस्ट है, कोई अंतर नहीं है, केवल अनुच्छेद का अंतर है। तो आर्टिकल 105 में संसद के सदस्यों के लिए है और राज्य विधानमंडल के लिए 194, आर्टिकल 194 में दिए गए, संविधान में दिए गए हैं। संसद के नियमों के द्वारा भी इनका उल्लेख किया जाता है। जो संसदीय परंपराएं हैं उन संसदीय परंपराओं के में भी इनका प्रयोग किया जाता है। संसद के सदन के नियम मैं कह दूं, क्योंकि प्रत्येक सदन के नियम अलग अलग होते हैं, तो ऐसे लिख दे रहे हैं
संसद के प्रत्येक सदन के नियम, क्योंकि सदन की कार्यवाही के नियम अलग अलग होते हैं। संसदीय परंपराएं हैं, उन संसदीय परंपराओं से जो उपजे हों। संसद के कानून हैं, संसद कानूनों के द्वारा जो प्रावधान निर्मित कर दे। न्यायिक निर्णय हैं, न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दे दिए जाएं उनके द्वारा। और वे प्रावधान जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से पूर्व उपलब्ध थे। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन में जो परंपराएं विकसित होंगी उन परंपराओं को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। कहने का आशय यह है। तो इतनी जगहों पर है, इसका मतलब यह है कि जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो कोडिफाई नहीं है, यानी संहिताबद्ध नहीं है। संहिता कहते हैं नियमों के समूह को, नियमों के समूह को संहिता कहते हैं, कोड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें एक जगह लिखा नहीं गया है, बिखरे हुए हैं, बिखराव है। ये देखो, बिखराव। इतनी जगहों से हमें पता चल सकता है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जानने के लिए इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी, ये तो ठीक नहीं है। एक जगह लिखा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक जगह लिखा नहीं गया है, ये अच्छा नहीं है, ये बेहतर नहीं है। तो क्या है संसदीय विशेषाधिकार? तो पहली चीज़ तो ये है कि कोडिफाई होना जरूरी है। कोडिफाई न होने का दुष्परिणाम यह है कि इनके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं और प्राय हम लोग देखते हैं कि सदन में दुरुपयोग के अवसर भी उत्पन्न होते रहते हैं। वर्गीकरण, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उन संसदीय विशेषाधिकारों का संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसे दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा है सामूहिक विशेषाधिकार। संविधान में वर्णन नहीं है इसका। संविधान में वर्णन नहीं है। हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उल्लेख कर सकते हैं, इसका अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से बांट सकते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार उसे कहते हैं जो प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो। सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध, यानी प्रत्येक सदस्य इसका व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करेगा। सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब है कि सामूहिक रूप से प्रयोग होगा। इसका मतलब यह है कि सदन के द्वारा प्रयोग होगा। सदन, लोकसभा करेगी, राज्यसभा करेगी, सदन के द्वारा प्रयोग। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार, ये दो प्रकार के विशेषाधिकार हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, संविधान में केवल एक ही एक विशेषाधिकार दोनों दिए गए हैं, बाकी सब नियमों के आधार पर है। जैसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार में प्रत्येक सदस्य को संसद और उसकी समितियों, ये सारे विशेषाधिकार संसद के भीतर होंगे, लोकसभा राज्यसभा के भीतर होंगे और
संसद की समितियों के भीतर होंगे, संसद की समितियों के भीतर होंगे, और जो होगा सभी के लिए होंगे। तो व्यक्तिगत रूप से पहला अधिकार दिया गया कि प्रत्येक सदस्य को सदन के भीतर अपनी बात कहने का अधिकार होगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और वाक और अभिव्यक्ति की उस स्वतंत्रता के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और इसके लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी जो कुछ वे सदन में कहेंगे, सदन में कही गई बातों के लिए और किए गए आचरण के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। सदन में कही गई बातों के लिए और किए गए आचरण के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। तो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और न्यायालय के समक्ष इन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पहली बात, यही एक बात आर्टिकल 105 में है। इसके अलावा संविधान में कोई भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे जब संसद का सत्र चल रहा है तो किसी भी सदस्य को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं डाला जा सकता। एक बात। दूसरी बात, जब संसद का सत्र चल रहा है उस दौरान और चलने के 40 दिन पहले तक और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में किसी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्रिमिनल मामलों में हो सकती है, क्रिमिनल मामलों में हो सकती है, सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ये सारे अधिकार ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। इसी तरीके से सामूहिक विशेषाधिकार में संविधान में केवल एक अधिकार दिया गया है, प्रकाशन या प्रकाशन रोकना। सामूहिक विशेषाधिकार में केवल एक अधिकार है, कौन सा? कि जो सदन की कार्यवाही है वो प्रकाशित की जा सकती है या प्रकाशन करने से रोकी जा सकती है। जैसे हम लोग सदन की कार्यवाही को टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आती है, प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट आती है, इसको कहते हैं कार्यवाही का प्रकाशन करना। और जब ये अनुमति न दी जाए तो इसे कहते हैं प्रकाशन न करना। ये अधिकार सदन के सदस्यों को है, पूरे सदन को है। इसे सामूहिक विशेषाधिकार कहते हैं। संविधान में केवल यही एक अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनेक अधिकार हैं सदस्यों के लिए। इसके अतिरिक्त कौन कौन से अधिकार हैं सदस्यों के लिए? सामूहिक विशेषाधिकार में सदन को अपने लिए नियम बनाने का अधिकार है। प्रत्येक सदन अपने लिए कार्यवाही के अलग अलग नियम बना सकता है। उन्हीं नियमों के आधार पर सदन की कार्यवाही चलाई जाती है और सदन के उन नियमों को संशोधित करने का अधिकार भी सदन को सौंपा गया है। इसके अलावा सदन अपने अवमानना के आरोप में किसी को दंडित कर सकता है। और सदन की अवमानना का मतलब है सदन की गरिमा को कोई क्षति पहुंचाए, अथवा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में किसी को सजा दी जा सकती है। सदन किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, किसी दस्तावेज को सम्मन कर सकता है। सदन किसी मामले की जांच कर सकता है या करवा सकता है आदेश दे करके। सदन के अगर किसी भी सदस्य सदन की गतिविधियों में भाग कौन लेगा, सदन प्रवेश की अनुमति दे सकता है। जैसे दर्शक दीर्घा होती है, विजिटर्स गैलरी होती है, उसमें विदेशी प्रतिनिधि भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, आम नागरिक भी जा सकते हैं। तो कार्यवाही में कौन भाग लेगा, कौन बैठेगा, इसकी अनुमति भी सदन ही देगा। सदन को अनुमति देने का अधिकार है। अगर सदन के किसी सदस्य को अरेस्ट किया गया है या वो पहले से अरेस्टेड है, उसे रिहा किया गया है, या पहले उसे कोई सजा दी गई है न्यायालय द्वारा, या पहले से सजा दी गई है, सजा से मुक्त किया गया है, ऐसी सारी बातों के विषय में सदन को तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। और अगली बात, सदन की प्रीमाइसेस के भीतर किसी को भी सदन की अनुमति के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये विशेषाधिकार सामूहिक विशेषाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, ये इतने
संसदीय विशेषाधिकार हो गए, जो सदन के सदस्यों को और सदन को उपलब्ध कराए गए हैं। ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट है पार्लियामेंट का, जो हम लोगों ने आज अभी यहाँ कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है, संसद के सेशन बुलाए जाते हैं, पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाते हैं, सेशन कैसे सम्पन्न होते हैं, कैसे प्रोरोगेट किए जाते हैं, कैसे सदन की कार्यवाही चलाई जाती है, विधायी कार्यवाही कैसी होती है, धन विधेयक कैसे पारित होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इन सारी बातों के विषय में चर्चा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसलिए पार्लियामेंट को हम लोगों ने 2 भागों में बाँट लिया है। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं विराम दे रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और पार्लियामेंट का जो प्रोसीजरल पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ने से ही सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।